मैं पुष्पेंद्र कुमार सिंह आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नई जानकारी, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें उसने ये क्लियर कर दिया है कि यूपी ट्रिपल एससी में आप अगर कोई भी पोस्ट की वैकेंसी आती है तो उसे भरने के लिए आपको उनका पेट निकालना ज़रूरी होगा। पेट है प्री एग्ज़ाम टेस्ट। जैसे कि हर चीज़ में होता है, जैसे आप देखते हैं सी टेट यूपी टेट होता है कि ये एक यूपी ट्रिपल एससी का कॉमन एग्ज़ाम होगा, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली सभी वैकेंसियों का फॉर्म इसी के बेस पे भरा जाएगा। जो पेट क्वालिफाई होगा वही यूपी ट्रिपल एससी के फॉर्म भर पाएगा। जैसा कि अभी आने वाली है लेखपाल की वैकेंसी, और उसके अलावा भी कुछ वैकेंसियों के नोटिफिकेशन जारी हुए हैं जो जल्दी ही ओपन होने वाली हैं। लेकिन अब ये सारी वैकेंसियाँ पेट के थ्रू होंगी। इसका मतलब ये है कि जिसका पेट क्वालिफाई है वही इन वैकेंसियों में फॉर्म भर सकता है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। पेट का नोटिफिकेशन, या ये कह सकते हैं पेट की पूरी जानकारी यूपी ट्रिपल एससी के साइट पे आ गई है। उससे रिलेटेड जो अध्यादेश जारी होना था वो जारी हो चुका है। जैसा कि मैं आपके पास लेके आया हूँ पेट की पूरी जानकारी कि उसका सिलेबस क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होगा और कितने नंबर के कौन से सिलेबस का टॉपिक पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस निकाला है 20 फरवरी 2021 को, जिसमें उन्होंने आवश्यक सूचना लिख रखी है कि उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह गा इसलिए लिखा गया है कि यूपी ट्रिपल एससी में समूह गा की ही वैकेंसी आती है। उसके अलावा जो भी वैकेंसीज होती हैं वो सारी यूपी पीएससी के थ्रू भरी जाती हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी के समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं दो स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मतलब अब जो परीक्षा होगी उसकी वो 2 स्तरीय होगी, जिसमें पहला स्तर पेट क्वालिफाई करना होगा, प्री एग्ज़ाम टेस्ट जो कॉमन टेस्ट होगा सभी एग्ज़ामों के लिए। दूसरा होगा जो आप फॉर्म आएगा जिसकी भी वैकेंसी आएगी उसका जो रिटन टेस्ट होगा, जैसे लेखपाल की आएगी तो लेखपाल का रिटन टेस्ट होगा वो। तो उसका अध्यादेश आ चुका है 20 फरवरी 2021 से ये लागू हो चुका है। अब इसके बाद जितनी वैकेंसी जाएंगी वो सारी पेट क्वालिफाई के लिए होंगी। तो इसमें और क्या है हम ये देखते हैं और साथ ही साथ इसका सिलेबस देखते हैं। 19 फरवरी 2021 को प्रारंभिक अहर्ता परीक्षा के परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुवादन के संबंध में, मतलब इन्होंने इसके साथ ही साथ पूरा सिलेबस भी निकाल दिया है कि पेट में क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं सीधा सिलेबस पे चलते हैं। एक 2 घंटे का पेपर होगा, 100 नंबर के पेपर होंगे। इसका मतलब है कि 2 घंटे का ये कॉमन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे या 100 नंबर के पेपर होंगे। जिसमें से हम आप सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस आपका है भारतीय इतिहास, जिसमें भारतीय इतिहास को आप भी पता है 2 भागों में बांट दिया गया, जिसमें आपका एंशियंट और मेडिइवल एक पार्ट में आता है और दूसरे में आपका आता है इंडिपेंडेंस की जितनी भी लड़ाई हुई है भारत में स्वतंत्रता को लेके वो। तो भारतीय इतिहास इंडियन हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त, हर्षवर्धन, राजपूत काल। इसका मतलब एंशियंट से लेके मेडिइवल तक की पूरी हिस्ट्री इस भाग में है, जो कि 5 नंबर की पूछी जाएगी। और नंबर भी इस पर क्लियर है कि कौन से टॉपिक होंगे जो कितने नंबर के आएंगे। तो इंडियन हिस्ट्री आपकी 5 नंबर की आएगी, जिसमें आपका सल्तनत, मुगल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज की सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, मतलब इसमें 1857 तक लिया जाएगा। आपकी प्री हिस्ट्री, पोस्ट हिस्ट्री से लेकर 1857 तक में जो स्वतंत्रता शुरू हुई थी पहली बार 1857 में, वहाँ तक का आपका हिस्ट्री में रखा गया। उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट आएगा जो भी 5 नंबर का आएगा, जिसमें आपका 1857 के बाद की पूरी क्रांति रहेगी, जिसमें आप स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष देखेंगे। स्वदेशी सविनय अवज्ञा आंदोलन है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चलाया गया था और अन्य नेताओं के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन होंगे। और जो उस समय ब्रिटिश एक्ट आए थे, इंडियन पैक्ट थे, ब्रिटिश एक्ट थे, वाइट एक्ट थे, ये सब आए थे, उनके बारे में रहेगा। और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में रहेगा, जो कि 5 नंबर का आएगा। इसके बाद आपका आता है जियोग्राफी, हिंदी में जिसे भूगोल कहते हैं।
तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल आएगा, जिसमें आपका सिलेबस है नदियाँ और नदियों की घाटी, भूजल संस्थान, पर्वत पहाड़ी, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, भारत एवं विश्व के राजनैतिक भूगोल, जलवायु, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं तथा प्रवास, ये भी 5 ही नंबर का होगा। इसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी भी इसी में रखा गया है, जो 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें सारी क्रांति हो जाएंगी, ऑपरेशंस हो जाएंगे, जो कुछ भी अभी तक चलाए गए, पंचवर्षीय योजना आयोग है, कृषि सुधार के लिए 2014 के बाद जो आए हैं वो पूछे जाएंगे, पुराने नहीं पूछे जाएंगे। एंड देन आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय संविधान और लोक सेवा आयोग, ये 5वां सब्जेक्ट है एक तरह से कह सकते हैं जो इसमें रखा गया है, जिसमें संविधान के बारे में पूरा है, जो कि 5 नंबर का आएगा। ये भी सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान का सिलेबस काफ़ी लंबा होता दिख रहा है। जनरल साइंस पूछा जाएगा। नॉर्मली जनरल साइंस हाई स्कूल तक के साइंस को कहा जाता है। 10th तक जो हम विज्ञान पढ़ते हैं वो जनरल साइंस के अंतर्गत आता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट होते हैं। तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, ये सब 5 नंबर के पूछे जाएंगे। एंड देन आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, प्रारंभिक अंकगणित, जिसमें आपकी पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रसन्नता, मतलब मैथ का सिलेबस आपका 5 नंबर का है, लेकिन मैथ का सिलेबस छोटा है। मैथ आप कोई भी हो, मैथ ये आराम से कर लेगा। मैथ का बेसिक पार्ट एकदम से रखा गया, बेसिक से बेसिक पार्ट जो होता है मैथ का, बेसिक चीज़ वही रखी गई है। सामान्य हिंदी है, सामान्य हिंदी नॉर्मल होती है, संध, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश, मतलब अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो सिंपल लूसेंट की बुक आती है, लूसेंट सामान्य हिंदी के नाम से, उससे आप पढ़ सकते हैं, वो सफिशियंट रहेगा इसके लिए। ये सामान्य हिंदी भी आपकी 5 ही नंबर की है। सामान्य इंग्लिश भी रखा गया है, 5 नंबर का है। और उसके बाद लॉजिक एंड रीजनिंग जो पोर्शन कहा था, मैथ और रीजनिंग, मैथ 5 नंबर की है, रीजनिंग 5 ही नंबर की रीजनिंग भी है। तो तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिकल एंड रीजनिंग 5 नंबर की रखी गई है, जिसमें बृहद और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह के भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, वॉच, रीजन एंड असर्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। सिलेबस बहुत लेंदी नहीं बनाया गया, सिलेबस छोटा ही बनाया गया। आप मैथ का उठा के देख लीजिए, स्कोरिंग है उसमें 5 में से 5 आ सकते हैं। रीजनिंग भी वैसे ही रखा गया, थोड़ा एसर्शन और रीजन में दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें आपको कारण और प्रभाव बताना होता है। बाकी रीजनिंग भी ठीक है। हिंदी का भी सिलेबस आपका ठीक है। हाँ, इतिहास और भूगोल का सिलेबस थोड़ा लंबा पड़ जाता है, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ें होती हैं, हो सकता है हम जो पढ़ के जाएँ वो ना आए, कुछ और आ जाए। लेकिन बाकी आपका मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ये सिलेबस ठीक रखा गया है। इसमें एक छोटा स्वरूप दिया गया है उसको, जिसका हम आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद आपका करंट अफेयर्स है, जो 10 नंबर का होगा। अब जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो 10-10 नंबर के रखे गए हैं, जो वेटेज प्रदान करेंगे। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स भारतीय और वैश्विक की बात की जाएगी। जनरल अवेयरनेस में आपके पड़ोसी देश, राजधानी, मुद्रा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, मतलब जो चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे कही जाती हैं कि भारत कितने राज्यों से सटा है, भारत का सबसे लंबा वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ जो इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करता है सबसे ज़्यादा। किसी राज्य की राजधानी, किसी देश की राजधानी पूछ लेंगे, जैसे पूछ लेंगे कि रूस की राजधानी कैपिटल क्या है, या वियतनाम की मुद्रा क्या है, रूस की राजधानी क्या है, उनके बारे में पूछ सकते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जैसे कि उसमें है कृषि दिवस कब मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, नेवी दिवस कब मनाया, ये सारी आ जाए। विश्व के संगठन और उनके मुख्यालय भी आ जाएंगे। संगठन का बात होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है कि यूएनएससी, यूएनपी, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, यूनाइटेड नेशन असेंबली है, या इसके अलावा सेक्रेटरीट है, जितने भी यूनाइटेड नेशन के हैं या वैसे जो संगठन हैं उन्हें और उनके मुख्यालय। पर्यटन स्थल, कला और संस्कृति, भारत और विश्व खेल, अनुसंधान संगठन, पुस्तकें, पुरस्कार और जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो ये जनरल अवेयर्स में आएंगे, जो कि 10 नंबर का है। आपका 10 नंबर का करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस है, जिसे हम कह भी सकते हैं कि ये टोटली पूरा करंट अफेयर्स है, जो 20 नंबर का आएगा। मतलब सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दिया गया है, करंट अफेयर्स को। और जो इसको कंप्लीट नहीं करेगा वो मात खाएगा, जो सिंपल सी बात है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश। अपठित हिंदी गद्यांश का मतलब होता है कि एक आपको
दे दिया जाएगी, एक पंक्ति आपको दे दी जाएगी, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे तो वो 10 नंबर का रहेगा। 2 वाक्य दिए जाएंगे, उन दोनों वाक्यों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर उसी वाक्य में रहेगा। तो ये इसका सबसे सिंपल, अगर ये कहें कि पेट का जो सबसे सिंपल पोर्शन है, जो ईजीएस्ट पोर्शन है, वो यही है। अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। हमें एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसी सेंटेंस को पढ़ना है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इससे आंसर देने में आसानी रहती है और इसमें पूरे नंबर आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सबसे लेंदी, सबसे ज़्यादा जो वेटेज दे रहा है वो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस दे रहा है। जनरल अवेयरनेस भी मोस्टली हम करंट अफेयर्स में ही पढ़ते हैं, क्योंकि इस हमेशा देखा गया है कि एग्ज़ामों में वही चीज़ें पूछी गई हैं जो उस वक्त किसी न किसी वजह से चर्चा में रही हों। कोई देश चर्चा में है या किसी देश की मुद्रा चर्चा में है, कोई राज्य ज़्यादा चर्चा में है, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में कितनी सीटें होती हैं, किसका कितना रिटायरमेंट एज होता है, राष्ट्रपति का रिटायरमेंट एज क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय संगठन दिवस क्या होते हैं। तो जैसे अभी फरवरी चल रहा है तो फरवरी में कौन सा दिवस मनाया गया है बैक डेट में, वो पूछे जा सकते हैं। पर्यटन स्थल जो करंट में होगा किसी न किसी वजह से नाम में, वो पूछा जाएगा। कला और संस्कृति के बारे में, मतलब जनरल अवेयरनेस में मोस्टली यही देखा गया है कि अभी तक जो मैंने एनालाइज किया है या जो मैंने देखा है कि हमेशा जनरल अवेयरनेस में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो रिलेटेड 3 to 6 मंथ के होते हैं। मतलब किसी न किसी कारणवश वो न्यूज़ में रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को जनरल अवेयरनेस में उठाया जाता है। तो ये भी ठीक पोर्शन है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। अगर आप करेंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं बाय 6 मंथ या 8 मंथ की, या बहुत ज़्यादा जाएंगे 10 मंथ जाएंगे, तो उसमें आपका जनरल अवेयरनेस पूरा का पूरा कवर अप हो जाएगा। सबसे अच्छी बात ये है। तो आपका एक ही 10 नंबर जब आप तैयार करने बैठेंगे करंट अफेयर, तो उसी के साथ साथ आपका जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन भी 10 नंबर का तैयार होता जाएगा। तो ये भी वेटेज काफ़ी देगा, इसका वेटेज तो ज़्यादा है ही है, साथ ही साथ इससे नंबर उठने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो सिलेबस में आपके इन्होंने सिलेबस को 13 पार्टों में डिवाइड किया, मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि 13 सब्जेक्टों को रखा गया है, जिसमें आपका हिस्ट्री से शुरू किया गया। हिस्ट्री को ही इन्होंने 2 पार्ट में बांटा है, मतलब हिस्ट्री आपकी 10 नंबर की है, जियोग्राफी 5 नंबर की है, पॉलिटी 5 नंबर की है, इकोनॉमी 5 नंबर की है, संविधान आपका 5 नंबर का है, जनरल साइंस 5 नंबर का है। जनरल साइंस का सिलेबस आपका लेंदी हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ना पड़ेगा। और लेकिन तीनों पढ़ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है कि लेंदी तो होगा, लेकिन इसमें लिमिटेड चीज़ें रहती हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में। एक बार अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो दोबारा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसी का रिवीजन करते रहेंगे। मैथ का पोर्शन सब एकदम सिंपल है, रीजनिंग सिंपल है आपकी, हिंदी भी ठीक है। लूसेंट की बुक आती है, आप उसको ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, वो इनफ सफिशिएंट है 5 में 5 नंबर लाने के लिए, सफिशिएंट है। लेकिन ठीक से, ऐसा नहीं कि आप बुक ले लिए रखे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, तो ऐसे नहीं। अगर आप उसको एक बार पूरा देख लिए हैं तो सफिशिएंट है, 5 में से 4 तो आराम से आ जाएंगे। बाकी आपका ये सिलेबस पूरा है। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो आप UPSSC के साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ ही साथ पूरा सिलेबस का अटैचमेंट मिल जाएगा। और चूँकि काफ़ी वैकेंसियाँ ओपन होने वाली थी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि लेखपाल की 8000 वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। और मैंने ये भी बताया था अप्रैल के बाद ही उसके चांसेस होंगे आने के, तो इसीलिए उसका अप्रैल के बाद बता रहा था, क्योंकि कुछ सूत्रों से पता लग रहा था मुझे कि जो लोग वहाँ हैं कि ऐसा हो सकता है। पेट के बारे में बातचीत चल रही थी, 2020 में ही इसका लेटर चला गया था, सिर्फ पास होना ज़रूरी था। तो इसीलिए वैकेंसीज़ को डिले किया जा रहा था UPSSC का, कि डिसीजन नहीं हो पा रहा था। तो अब डिसीजन हो गया है, पेट का फॉर्म बहुत ही जल्दी आएगा, इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको जितनी वैकेंसीज पेंडिंग है वो इनको तुरंत का तुरंत रिलीज़ करना है, निकालना है, जिसमें से लगभग 48,000 के करीब UPSSC में वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो आनी है। तो इससे श्योर है कि पेट आपका बहुत ज़्यादा जाएगा, 2 मंथ जाएगा, 2 या 2.5 मंथ आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा पेट का, और एग्ज़ाम भी
एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी। तो आपको अगर यूपीएससी में पेपर देने हैं और आपको जॉब लेनी है तो आपको पेट निकालना ज़रूरी रहेगा। बिना पेट निकाले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पेट नहीं निकला तो अगले 1 साल के लिए आप यूपी ट्रिपल एससी में कोई भी वैकेंसीज़ के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसीलिए पेट को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस बार पेट हुआ और आपका पेट नहीं निकला तो जब तक अगली बार का पेट नहीं होता है तब तक आप यूपी ट्रिपल एससी में किसी भी तरह से, नॉट ए वन टाइप, एनी टाइप, आप किसी भी तरह से एलिजिबल नहीं हैं। आप उसका कोई भी फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, चाहे वो कितनी भी वैकेंसीज आ जाएं। तो आप तैयारी में लग जाइए। पेट निकालना कंपलसरी है। अगर आपको आगे जॉब लेनी है यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, इसके पेपर देने हैं तो पेट निकालिए। सिलेबस इन्होंने डिफाइंड कर दिया है और सबसे अच्छी बात है इन्होंने सिलेबस को ब्रीफ में डिफाइंड किया है। ऐसा नहीं कि इन्होंने जियोग्राफी लिख के, जैसे जियोग्राफी का जियोग्राफी लिख के छोड़ दिया हो, उसमें क्या आ जाएगा। इन्होंने उस सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक को भी डिसाइड किया है कि इस सब्जेक्ट के इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है इसकी तैयारी करने में कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को आएगी। क्योंकि अगर आप जियोग्राफी देख लें, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें केवल यही लिख देते हैं जियोग्राफी, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, उसके बाद भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, सिलेबस खत्म। इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने भारत एवं विश्व के भौतिक इतिहास में डिफाइंड किया है। हम नदियों से क्वेश्चन पूछेंगे, भूजल संस्थान से पूछेंगे, पर्वत पहाड़ियों, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क, वन, खनिज संस्थान, विशेषकर भारत में, मतलब उसमें भी इन्होंने डिफाइन कर दिया विशेषकर भारत, मतलब इंडिया से ही हम क्वेश्चन उठाएंगे। तो ये चीज़ें डिफाइंड हैं, तो सिलेबस को पढ़ने में दिक्कत नहीं आएगी कि हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है या बहुत कम पढ़ना है। सिलेबस हमारा प्री डिफाइंड है कि हमें इनमें ये चीज़ें पढ़नी है। तो उन टॉपिकों को आप एक एक टॉपिक इसमें से उठाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एक साथ आप सारे शुरू कर, नहीं, 2 सब्जेक्ट उठाइए, दोनों के एक एक टॉपिक उठाइए, वो पढ़िए, फिर अगला टॉपिक उठाइए, वो पढ़िए। मतलब एक वे में चलिए और एक शेड्यूल बना लीजिए। जो रेगुलर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी की, आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं, इनके ये टॉपिक कवर अप करने हैं, ये टॉपिक कवर होने के बाद हमें इस पे टच करना है। तो इससे आपका सिलेबस कम से कम समय में कंप्लीट हो जाएगा और आपको हो सकता है रिवीजन के टाइम, हो सकता है आपको एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करने का भी टाइम मिल जाए। तो अभी से आप इसको शुरू करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप ये वेट कर रहे हो कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए, एग्ज़ाम डेट आ जाए, हम तब तैयारी करें, तो हो क्या सकता है, ये कन्फर्म है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा। जिस दिन इसका फॉर्म आएगा उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी आपको इतना टाइम, सफिशिएंट टाइम नहीं देगी कि आप उसके बाद इसकी तैयारी कर सकें। विद इन 1 to 2 मंथ वो इसका एग्ज़ाम करवाएगी, क्योंकि वो भी पूरी तैयारी में है। उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है कि पिछले कई टाइम हो गया, कई टाइम क्या आप सालों से देख सकते हैं कि उस यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियाँ नहीं आ पा रही, जो आई हैं वो भी पेंडिंग हैं भीड़ होने के कारण। तो ये कह सकते हैं कि एक भीड़ छांटने का तरीका भी है कि वही जा सकते हैं जो एलिजिबल होंगे, जो कंपटीशन में बैठने के लायक होंगे, जो एलिजिबल होंगे कि हाँ हम निकाल सकते हैं वैकेंसीज, तो वो पेट निकाल ले जाएंगे। और ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, गवर्नमेंट एग्जामों की, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वो निकाल ले जाएंगे। जो वैसे होते हैं, जो होता नहीं फॉर्म आ गया अल्लाह भर देते हैं, देखेंगे जो होगा, ऐसी भीड़ें छट जाएंगी। तो इतना मान के चलिए, अगर आप पेट क्वालिफाई कर रहे हैं और उसके बाद आप किसी एग्ज़ाम में मेंस में बैठ रहे हैं, तो उसमें फ़ाइट आपका बराबर से होगा। जितने भी बच्चे बैठे रहेंगे वो सब आपके ही लेवल के रहेंगे, आपसे कम का लेवल किसी का नहीं होगा, सब आपके ही लेवल के रहेंगे। तो वहाँ कंपटीशन टफ रहेगा। हाँ, मोड़ नहीं रहेगा क्योंकि भीड़ नहीं रहेगी वहाँ लिमिटेड स्टूडेंट रहेंगे, लिमिटेड कंपटीशन रहेगा। लेकिन जो लिमिटेड होगा उसमें कंपटीशन हाई होगा, क्योंकि जो लिमिटेड हैं वो छटे हुए रहेंगे, वो वही रहेंगे जो कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, वो वही रहेंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप इसकी तैयारी शुरू कर लीजिए। सिलेबस आपका ये पड़ा है और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा।
ताकि आप अगर सिलेबस ढूंढना चाहें तो आप सिलेबस डायरेक्ट मिल जाएगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। बाकी ये आपको सरकारी रिजल्ट पे भी मिल जाएगा, यूपी ट्रिपल एस सी की साइट पे जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और गूगल पे सर्च मारेंगे तो वैसे भी मिल जाएगा आपको सिलेबस ये। तो ये रहा आपका पेट प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यूपी ट्रिपल एस सी का। और आगे आने वाले टाइमों में तब हमें लगता है कि सब में यही होगा, यूपीपीएससी में भी पेट होगा, वो भी पेट करवाएगा, उसके बाद ही एलिजिबल करेगा बैठने के लिए। और अन्य जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस के हों, एसएससी के हों, कोई भी हो, सब में अब पेट होना पेट होगा ही होगा। ये शुरुआत है, आगे सब में पेट होना है, सबका प्री एग्ज़ाम टेस्ट होगा, उसके बाद ही उनकी वैकेंसीज में आप बैठ सकते हैं। तो आप ये माइंड सेटअप करके चलिए कि किसी भी एग्ज़ाम का सबसे पहले आपको पेट क्वालिफाई करना है, बिना पेट क्वालिफाई किए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस रहा पूरा पेट का, यूपी ट्रिपल एस सी का। तैयारी में लग जाइए, जिस दिन पेट आ जाएगा, पेट का रिजल्ट आने के बाद आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की पेंडिंग वैकेंसियाँ लगातार ओपन होंगी और उसके बराबर पेपर होंगे जो अभी तक हमें सूचना मिली है। तो आप तैयारी में लग जाइए। मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक।